दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर जो एक बार फिर मुंबई से आई है। मुंबई की एक स्पेशल एनआईए कोर्ट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने अपना आज का एक फैसला 8 तारीख तक रिजर्व रखा है और जो फैसला है मालेगांव ब्लास्ट केस का जो 2008 में हुआ था, उसके आखिरी दिन आज से 2 दिन पहले जो ये बात चली, कोर्ट का हुक्म आया, तो एनआईए जो इस केस की इंक्वायरी कर रही थी उसने अपने 1500 पेज के एफिडेविट में अदालत से कहा कि इन 6 के 6 एक्यूज जो इसमें नामजद हैं, जिन्होंने ये बॉम्ब ब्लास्ट किया या करवाया, इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। एनआईए ने अपने वकील के थ्रू कोर्ट से फरमाइश की कि इनको फांसी मिलनी चाहिए। कौन है ये लोग? सबसे पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो मेंबर पार्लियामेंट रही हैं 2019 में, उनको टिकट दी गई, बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज थी, जमानत दी गई, इलेक्शन लड़ाई गई और मेंबर पार्लियामेंट बन गई। लेकिन 2024 में उन्हें टिकट नहीं दी गई क्योंकि तब तक सरकार को शायद अंदाज़ा हो गया था कि इनको सज़ा हो सकती है। साथ में आर्मी के सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, उनको नाम लिया एनआईए ने, और एक रिटायर्ड मेजर उपाध्याय, उनका नाम लिया। एक स्वामी जी भी हैं। ये सब डिटेल आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्यों एनआईए ने कहा कि इन सब को यूएपीए के सेक्शन 16 के तहत फांसी की सज़ा मिले। अब मिलती है नहीं मिलती वो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन केस क्या है, मामला क्या है, ये आपको बताते हैं। और इसका क्या कनेक्शन है 26/11/2008 के उस मुंबई हमले के अमर शहीद हेमंत करकरे का, जिसको मरने के बाद भी, शहादत के बाद भी, अशोक चक्र मिलने के बाद भी गद्दार कहा गया। किन लोगों ने कहा, क्यों कहा, ये भी आप सुनिए। हम बात कर रहे हैं 2008 के 29 सितंबर 2008, मालेगांव में ब्लास्ट होता है महाराष्ट्र में। उसके पहले भी मालेगांव में सितंबर 6 को 2006 में सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे मालेगांव में, काफ़ी जगह पे, और काफ़ी लोग मरे। उसके बाद 29 सितंबर 2008 में फिर ब्लास्ट होते हैं मालेगांव, जो प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम डोमिनेंट एरिया, और ये सिर्फ मालेगांव में नहीं हुए, साथ के साथ मोडासा गुजरात में और मालेगांव दोनों में एक साथ हुए, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई और 80 लोग जख्मी हुए थे। बहुत सारे ऐसे बम भी रिकवर किए गए जो अभी फटे नहीं थे, चले नहीं थे, और वो बम मिले थे अहमदाबाद गुजरात में। तो बहुत ही एक सनसनीखेज दौर था। इस किस्म के धमाके 2008 में होने, उन्होंने तकरीबन आधे देश को हिला के रख दिया था। उस समय जो महाराष्ट्र का एटीएस था, एंटी टेररिज्म स्क्वाड, उसके मुखी थे हेमंत करकरे। आपने ये नाम सुना होगा। 2008 के मुंबई हमलों में वो जो शहीद हुए थे उनमें से एक हेमंत करकरे थे। इस केस में टोटल 8 जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, एक मोटरसाइकिल पे बम रख के वहाँ पे मोटरसाइकिल एक
मस्जिद हमीदिया मस्जिद उसके बाहर छोड़ा गया था। और वो मोटरसाइकिल ब्लास्ट में, बम ब्लास्ट में ये लोग मारे गए थे। और उसके बाद एक बात बहुत इम्पोर्टेंट आपको बता दें, अक्टूबर में 29 सितंबर को ब्लास्ट होते हैं, लोग मारे जाते हैं, मोटरसाइकिल बम पता चलता है। तो अक्टूबर में एटीएस ने ये लोगों को पकड़ा, और जब पकड़े गए लोग, इनमें नाम सामने आए, उसने पूरे देश को चौंका के रख दिया था। सबसे बड़ी अरेस्ट थी उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्टूडेंट लीडर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मध्य प्रदेश की राजपूत रानी, स्वामी अमृतानंदा अलियास दयानंद पांडे, और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, इंडियन आर्मी के साबका मेजर, और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय। और इसके साथ साथ एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी, जिनका नाम था प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, कर्नल पुरोहित के नाम से मशहूर हुए। और ये सब लोगों का तल्लुक कहीं न कहीं एक हिंदुत्ववादी संस्था अभिनव भारत के साथ जुड़ा हुआ था, जिसको ये दो साहब, एक साहब का फौजी मेजर और दूसरे सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल, जो उस समय मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम कर रहे थे, उन्होंने ये बनाया था अभिनव भारत। इसके पहले जो लिंक थे वो संघ परिवार के साथ थे, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में बताया गया, जो इन्वेस्टिगेशन महाराष्ट्र काडर के बहुत ही ईमानदार और सच्चे सुच्चे इंटेलिजेंस ऑफिसर हेमंत करकरे ने की थी। पहली बार देश के इतिहास में किसी पुलिस अफसर ने आरएसएस के साथ जुड़े हुए लोगों को एक बड़ी हिंसक घटना में इन्वॉल्व किया, उनका रोल दुनिया के सामने रखा। इससे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल स्टॉर्म देश में फैला और लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हेमंत करकरे को बदनाम किया जाए। पहली बार देश में एक नया स्लोगन उभर के आया, जिसको कहते थे सैफरन टाइगर, टेरर, हिंदुत्व टेरर या सैफरन भगवा टेरर, जिसको हम कह सकते हैं। उस समय की जितनी मेन लाइन ऑपोजिशन पार्टी थी, तभी बीजेपी की दिल्ली में हुकूमत नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जितनी थी, सब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी और उस समय की हुकूमत जो थी, उसने गलत तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की और मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू नेशनल पार्टीज के ऊपर इल्ज़ामबाजी की रही है। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और दोस्तों, आपको याद दिलवा दें कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था, जिसमें कहा था कि ये एटीएस की इन्वेस्टिगेशन जो है, ये भारतीय फौज का मोराल डाउन कर रही है और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को और उसके लीडरों को बदनाम कर रही है, ये सरकार के हाथों में खेल रही है। इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। और उसके बाद थोड़े समय के बाद ये मुंबई में एक टेरर अटैक होता है, जिसको हम 26/11 का हमला कहते हैं। उसी साल 29 सितंबर को ये ब्लास्ट होता है।
जिसमें हेमंत करकरे ATS के मुखी होने के नाते ये सब बीजेपी, RSS और अभिनव भारत के लीडरों को नाम लेते हैं। और 26/11 को उसी साल नवंबर में तकरीबन 2 महीने बाद मुंबई पे बड़ा आतंकी हमला होता है, जिसमें हेमंत करकरे शहीद होते हैं, साथ में और ऑफिसर भी शहीद होते हैं। और उसी में जो आजकल NIA के चीफ हैं सदानंद दाते, वो जख्मी भी होते। तभी महाराष्ट्र में वो एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस हुआ करते थे। हेमंत करकरे की मौत हो जाती है। और दोस्तों, आपको हैरानी होगी सुन के कि बहुत सारे हिंदुत्ववादी लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ एक देश का दुश्मन मर गया। एक वर्दीधारी IPS अफसर जिसके दामन में तब तक कोई दाग नहीं था, उसको दुश्मन तक करार दिया गया। ये दूसरी बात है कि सरकार को उसके बाद अगले ही साल उसको मरणोपरांत अशोक चक्र देना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये नई सरकार बनती है, ये केस पूरा उलझता है, उसमें NIA की एंट्री हो जाती है, नेशनल इन्वेस्टिगेटर एजेंसी की, और महाराष्ट्र ATS से ये केस लेके NIA को दे दिया जाता है। और इसकी सुनवाई NIA कोर्ट मुंबई में शुरू होती। और उस समय जो इसके सरकारी वकील थे, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सैलियन, वो भी कुछ समय के बाद इस्तीफा दे के चली जाती हैं कि मेरे ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है कि मैं ये जो BJP के साथ जुड़े हुए नेता हैं इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखूं, लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी, जिम्मेदारी निभा रही हूं, ये लोग निभाने नहीं दे रहे, इसलिए मैं ये केस छोड़ती। पहले इस केस में मुकोका लगा था। मुकोका को साथ साथ जब NIA ने टेक ओवर किया तो इसके ऊपर UAPA इस केस की जो पूरी कार्रवाई थी वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के नीचे, UAPA के नीचे शुरू हो गई। और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन NIA को दे दी गई। मुंबई में NIA कोर्ट में केस चलने लगा। अब जितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी और की थी, कंप्लीट की थी, हेमंत करकरे ने थोड़े से टाइम में 2-2.5 महीने में वो आकर रख लाई। आज से 2 दिन पहले उसी NIA कोर्ट ने अपना हुक्म जो है, ऑर्डर जो है, वो रिज़र्व रख लिया। और रिज़र्व रखने के पहले NIA जो पहले कह रही थी कि साध्वी का, कर्नल पुरोहित का, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो भी बताएंगे। उन्होंने अपने जो लास्ट फाइनल आर्गूमेंट जो कोर्ट के सामने किए, उसमें 1500 पेज की रिपोर्ट अपनी कोर्ट में पेश की। उसमें अदालत से कहा कि साध्वी, प्रज्ञा और साथ वाले सबके सब अक्यूज लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कितनी हैरानी की बात है भाई। NIA जो पहले इनको क्लीन चिट दे चुकी थी, साध्वी को, कर्नल पुरोहित को, उपाध्याय को, सबको, आखिरी दिन आर्गूमेंट्स के वो कहते हैं कि इनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। UAPA के सेक्शन 16 के नीचे एक प्रावधान है कि जिस तरीके जो उसके नीचे अगर लोग मरे हैं तो मारने वालों को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उनको जीने का हक नहीं। और दोस्तों, इस केस में सब के सब बड़े लोगों को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी 2017-18 में। किसी को थोड़ा पहले मिली, किसी को बाद में। सब लोग बाहर हैं। और कर्नल पुरोहित को तो आर्मी ने क्लीन चिट भी दे दी थी कि इनका कोई कसूर नहीं है, जिनके लिए आज NIA अदालत को कह रही है कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
आप अंदाज़ा लगाओ कि किस तरीके से इन लोगों को बचाने की कोशिशें लगातार चलती रही, लेकिन आखिर एनआईए को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शायद इसलिए हुआ कि सदानंद दाते जैसा एक डाउन टू अर्थ, ऑनेस्ट, ईमानदार और प्रोफेशनल आदमी एनआईए का चीफ है, जिसने अपने सीनियर हेमंत करकरे के साथ काम किया था। वो जानता था हेमंत करकरे कौन है और उसको पता था कि हेमंत करकरे ने जो जांच की है वो सही है। और आज मुझे लगता है ऐसा कारण कुछ और भी हो सकते हैं। बड़ा कारण तो यही है कि कानूनी तौर पे सब इनका रोल सिद्ध हो गया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन एनआईए का कोर्ट में ये कहना कि इन अक्यूज़ को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ये शायद एक भारत के कानूनी इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक एजेंसी जो इतने साल कहती रही इनका कोई कसूर नहीं है, आखिर में कहती है कि इनको फांसी दे दी जाए। ये जो लास्ट मोमेंट पे चेंज ऑफ स्टैंड हुई है, ये मेरे हिसाब से श्री सदानंद दाते जी की वजह से हुई है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, पूरे देश को उनका धन्यवाद करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कारण और भी हो सकते हैं, उनमें से सबसे बड़ा कारण यही है, जब अच्छे लोग अच्छी कुर्सियों पे अच्छे ओहदे पे बैठते हैं तो वो काम भी अच्छा ही करते हैं, जैसे पहले हेमंत करकरे ने किया था और अब उनके साथी भी कर रहे हैं। सो दोस्तों, इसको कहते हैं कानून के लंबे हाथ। जब कानून अपना काम करने पे आता है तो किसी को बख्शता नहीं। आप कुछ समय के लिए कुछ लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन लंबे समय के लिए सब के सब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप देखिए, एक नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, उसका मोटरसाइकिल था जिस मोटरसाइकिल पे बम रखा गया था। पूरी प्लानिंग वो स्वामी जी के घर में हुई। ये सब बातें हेमंत करकरे ने ढूंढ ली थी थोड़े से समय में। बहुत मेहनत की थी, मुझे मालूम है, मैंने बहुत सी मीटिंग उन दिनों में उनके साथ की थी डिफरेंट जगहों पे। और मैं कुछ ऐसे लोगों को मिला था जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी एटीएस को और करकरे साहब को दी थी। मेरे बहुत परम मित्र थे। मैंने एपिसोड भी बनाए हैं, आपने पुराने एपिसोड देखे होंगे। वो तो इस केस से इतने दुखी थे कि नौकरी छोड़ के भी जाने की सोच ली थी। वो रिज़ाइन करना चाहते थे पुलिस फोर्स से। बड़ी मुश्किल से उनको, जब मेरे साथ बात हुई तो मैंने उस समय के जो डीजीपी थे डॉक्टर पसरीचा, उनको और इनके बहुत एक और सीनियर थे जिनसे बहुत बनती थी, अरूप पटनायक, मैंने दोनों को फ़ोन करके बोला कि मेरी हेमंत करकरे से मुलाकात हुई और वो इस्तीफ़ा देने की सोच रहा है। आप कृपया करके उनको समझाइए कि उनकी बहुत ज़रूरत है, देश को उनकी ज़रूरत है, छोड़ के मत जाओ। और अल्टीमेटली अच्छा हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि कुछ हफ्तों के बाद इस किस्म का हमला मुंबई में होगा जिसमें हेमंत करकरे की जान चली जाएगी। दोस्तों, कई बार दुख भी होता है कि जो ऑफिसर हमारे अच्छा काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के उनको लंबा समय उनका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। अगर आज हेमंत करकरे जिंदा होते, सबसे ज़्यादा खुशी उनको होनी थी। खैर, अब 8 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। 8 मई को जो 2 दिन पहले एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रखा है, वो 8 तारीख को सुनाया जाएगा। 8 मई को उस दिन क्या होता है, उम्र कैद होती है, जब फांसी की सज़ा होती है, ये देखने वाली बात होगी।
लेकिन अफसोस इस बात का है कि गोदी मीडिया ने ये खबर चलाई ही नहीं। बहाना ये लगाते हैं कि पहलगाम का इंसिडेंट हो गया इसलिए ये खबर दब गई। अगर पहलगाम में दहशतगर्दी की एक घटिया करतूत है, उसी तरह मालेगांव भी दहशतगर्दी की एक घटिया करतूत थी। हम चाहते हैं कि जिस तरह मालेगांव ब्लास्ट के एक्यूज़ को NIA सज़ा दिलवाना चाहती है अदालत से, उसी तरह पहलगाम के एक्यूज़ को भी फांसी की सज़ा दिलवाई जाए। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।